हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। ठीक है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 11वीं कक्षा के जीव विज्ञान का 7वां अध्याय, जो कि है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। ओके, तो आज का हमारा ये फर्स्ट लेक्चर ओके इस चैप्टर का, इस अध्याय का, यानी कि भाग 1 है। तो चलिए इस अध्याय को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है प्रस्तुति, यानी कि जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर चलेगा, ठीक है, जो कि हमारा अध्याय है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। उस अध्याय का कौन सा पोर्शन आज हम इंट्रो पोर्शन में कवर करेंगे। आज का हमारा बेसिकली रहेगा कोशिका से अंग तंत्र तक का संगठन। फिर हम देखेंगे उत्तक टिश्यू की अवधारणा, फिर अंगों का निर्माण किस प्रकार होता है वह समझेंगे, फिर अंग तंत्र का निर्माण एवं संगठन पर चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद संरचनात्मक संगठन एवं श्रम विभाजन के बारे में समझेंगे। एंड देन हम देखेंगे जैविक क्रियाओं का संगठनात्मक नियंत्रण किस प्रकार से होता है। और फिर लास्ट टॉपिक आज का हमारा रहेगा बहुकोशिकीय संगठन का जैविक महत्व क्या है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहला आता है कोशिका से अंग तंत्र तक का संगठन। कोशिका जो कि आप सभी जानते हैं जीवन की मूल इकाई होता है। ओके, जैसे कि जब हम किसी भी, आप समझ सकते हैं कि किसी भी आप बात करें तो कोई भी जीवित प्राणी हो, ठीक है, उसके शरीर को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें सबसे पहले उसकी सबसे छोटी इकाई को समझना पड़ता है। ओके, और यही सबसे छोटी इकाई होती है, वो कोशिका कहलाती है। वास्तव में क्या होता है, कोशिका को एक तरह से जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, क्योंकि शरीर की सभी संरचनाएं कोशिकाओं से ही बनती हैं और शरीर की अधिकांश क्रियाएं भी कोशिकाओं के द्वारा ही संपन्न होती है। ठीक है, कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनका पूरा शरीर केवल एक ही कोशिका से बना होता है और ऐसे जीवों को एक कोशिकीय जीव भी कहा जाता है, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि होता है अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, इन जीवों में क्या होता है, भोजन ग्रहण करना, श्वसन करना, उत्सर्जन करना, प्रजनन करना, इन जैसी सभी क्रियाएं उसी एक कोशिका के भीतर ही हो जाती हैं। इसके विपरीत यदि हम बात करें मनुष्य की, पशु पक्षी की, पौधे की, ये जैसे जो जीव होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, यानी मल्टी सेलुलर होते हैं। इनके शरीर में असंख्य कोशिकाएं होती हैं और प्रत्येक कोशिका का कार्य अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए आप लीजिए कि जैसे कि कुछ कोशिकाएं मांसपेशियों के निर्माण में सहायता करती हैं, ठीक है, कुछ तंत्रिका कोशिकाएं संदेश पहुंचाने का कार्य करती हैं, जबकि आप कह सकते हो कि कुछ रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो शरीर में पदार्थों का परिवहन करती हैं। इस प्रकार उच्च जीवों में कोशिकाएं अकेले कार्य नहीं करती हैं, बल्कि वे समूह में मिलकर कार्य करती हैं और यही संगठित व्यवस्था जीव को अधिक सक्षम और जटिल बनाती है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। आगे देखिए, एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय प्राणियों में अंतर क्या है। एक कोशिकीय बहुकोशिकीय प्राणियों के बीच मुख्य अंतर उनके संगठन और कार्य विभाजन में होता है। एक कोशिकीय प्राणियों में शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है, इसलिए उसे एक कोशिका को, आप जो कह सकते हो कि उसी एक कोशिका को सभी जैविक क्रियाएं करनी पड़ती है, वहां किसी प्रकार का श्रम विभाजन नहीं होता है। इसके विपरीत यदि हम बात करें बहुकोशिकीय प्राणियों में, तो उनमें क्या होता है, शरीर अनेक कोशिकाओं से बना होता है। इन कोशिकाओं के बीच स्पष्ट कार्य विभाजन होता है। कुछ कोशिकाएं सुरक्षा का कार्य करती हैं, कुछ पोषण से संबंधित होती हैं और कुछ संदेशों के आदान प्रदान का कार्य करती हैं। इसी कारण क्या होता है, बहुकोशिकीय जीवों का शरीर अधिक जटिल और एक तरह से आप कह सकते हो व्यवस्थित होता है, कॉम्प्लेक्स, और एक तरह से आप समझ सकते हो स्ट्रक्चर्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। उदाहरण के लिए आप लीजिए जैसे मनुष्य है, ठीक है, मनुष्य के शरीर में पाचन, श्वसन, रक्त परिसंचरण, इन जैसी जो क्रियाएं होती है वो अलग अलग अंगों और अंग तंत्रों द्वारा संचालित होती हैं और यह जो संगठन है वो शरीर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है और जीव को अधिक कुशल बनाता है। आप पॉइंट्स भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है, जस्ट कंसाइज फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, उसे आप एलेबोरेट कर सकते हो अपने आंसर्स में। नेक्स्ट आता है हमारा उत्तक की अवधारणा क्या है। देखिए, उत्तक की परिभाषा सबसे पहले देखते हैं। जब कई समान प्रकार की कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक विशेष कार्य करने लगती हैं तो उस समूह को उत्तक कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आप कह सकते हो कि समान संरचना और समान कार्य वाली कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। देखिए, उत्तक केवल कोशिकाओं से ही नहीं बनते हैं, ठीक है, बल्कि उनमें कोशिकाओं के बीच कुछ अंतर कोशिकीय पदार्थ भी पाए जाते हैं जो कोशिकाओं को जोड़ने और उन्हें सहारा देने का कार्य करते हैं। उत्तक मुख्य रूप से बहुकोशिकीय जीवों में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए लीजिए, मनुष्य के शरीर में आप मांसपेशी उत्तक होता है, तंत्रिका उत्तक होता है, संयोजी उत्तक होता है, उपकला उत्तक होता है, ये सारे उत्तक पाए जाते हैं। अब प्रत्येक उत्तक का अपना विशेष कार्य होता है। ठीक है,
उत्तक वास्तव में शरीर के संगठन का अगला स्तर होते हैं, ठीक है, क्योंकि यही उत्तक जो है वो आगे चलकर अंगों के निर्माण की एक बेस बनाते हैं, ठीक है, बेस बनते हैं, आधारशिला बनते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा उत्तक संगठन का महत्व क्या है। देखिए, उत्तक संगठन का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इससे शरीर के कार्यों में विशिष्टीकरण संभव हो जाता है। जब अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्यों में विशेषज्ञ बन जाती हैं तो शरीर की कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है और इस व्यवस्था के कारण शरीर को कम ऊर्जा खर्च करके अधिक कार्य करने में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए लीजिए, जैसे मांसपेशी उत्तक विशेष रूप से संकुचन और गति के लिए बने होते हैं, जबकि तंत्रिका उत्तक संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए अनुकूलित होते हैं। और यदि सभी कोशिकाएं एक ही प्रकार का कार्य करने की कोशिश करें तो शरीर में क्या हो जाएगा, अव्यवस्था हो जाएगा, अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी और इसीलिए उत्तक संगठन शरीर को सुव्यवस्थित और कुशल बनाता है तथा जटिल जैविक क्रियाओं को संभव बनाता है, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंगों का निर्माण। उत्तकों से अंगों का निर्माण देखिए किस प्रकार होता है। जब विभिन्न प्रकार के उत्तक एक निश्चित व्यवस्था में मिलकर कार्य करते हैं तो वे मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं और प्रत्येक अंग अपनी विशेष संरचना और निश्चित कार्य होता है, ठीक है। प्रत्येक अंग की आप कह सकते हो कि एक उसका विशेष संरचना होता है, उसका एक निश्चित कार्य होता है। उदाहरण के लिए आप लीजिए हृदय, ठीक है, हार्ट जो होता है। हृदय एक महत्वपूर्ण अंग है जो कि रक्त को पूरे शरीर में पंप करने का कार्य करता है। हृदय की जो संरचना है, संरचना में मांसपेशी उत्तक है, संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, उपकला उत्तक सभी पाए जाते हैं और इससे स्पष्ट होता है कि कोई भी अंग केवल एक प्रकार के उत्तक से नहीं बना रहता है, ठीक है, बल्कि विभिन्न उत्तकों के समन्वय कोऑर्डिनेशन से उसका निर्माण होता है और यही कोऑर्डिनेशन, यही समन्वय अंग को उसका विशिष्ट कार्य करने में सक्षम बनाता है। देखिए, अंगों की संरचनात्मक विशेषताएं क्या क्या है। प्रत्येक अंग की बनावट उसके कार्य के अनुसार होती है। उदाहरण के लिए आप लीजिए, जैसे कि फेफड़े की बात करें, फेफड़े स्पंजी संरचना वाले होते हैं ताकि वे आसानी से गैसों का आदान प्रदान कर सके, जबकि हड्डियां कैसी होती है, वो कठोर होती हैं ताकि शरीर को सहारा और सुरक्षा मिल सके। कोई भी अंग पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होता है, ठीक है। शरीर के सभी अंग एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़े होते हैं और एक तरह से मिलकर कार्य करते हैं। कुछ अंगों की संरचना अपेक्षाकृत सरल होती है, नहीं जस्ट सिंपल होता है, जबकि कुछ अंग अत्यंत जटिल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं और ये कॉम्प्लेक्सिटी है, ये जो जटिलता है वो जीवों के जैविक संगठन और उनके विकास स्तर को दर्शाती है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, जैसे ये आज का जो हमारा लेक्चर है इंट्रो पोर्शन है, ठीक है। हमारा जो एनसीईआरटी पे जो दिया गया है, एनसीईआरटी का जो स्टार्टिंग पैरा है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। चलिए अब आता है अंग तंत्र की अवधारणा ले लेते हैं। जब दो या दो से अधिक अंग मिलकर किसी विशेष जैविक कार्य को संपन्न करते हैं तो वे मिलकर एक अंग तंत्र बनाते हैं। अंग तंत्र शरीर के संगठन का एक उच्च स्तर होता है। उदाहरण के लिए लीजिए, जैसे कि पाचन तंत्र में मुख, अन्न नलिका, आमाशय और आंतें जैसे कई अंग शामिल होते हैं और ये सभी अंग मिलकर भोजन को पचाने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार श्वसन तंत्र की बात करें, रक्त परिसंचरण तंत्र और फिर उत्सर्जन तंत्र भी विभिन्न अंगों के समूह से मिलकर बने होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक तंत्र में कोई एक ही अंग होता है, नहीं, बहुत से अंग मिलकर एक तंत्र को चलाते हैं और इन अंगों के बीच भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंग तंत्र की आवश्यकता क्यों है। जैसे जैसे जीवों का शरीर अधिक जटिल होता जाता है वैसे वैसे शरीर की क्रियाएं भी जटिल होती जाती हैं और इन जटिल क्रियाओं को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए, संचालित करने के लिए अंग तंत्र आवश्यक होते हैं। अंग तंत्र के कारण शरीर की क्रियाएं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न होती हैं। इससे शरीर की कार्य क्षमता बढ़ती है और नियंत्रण तथा समन्वय भी आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए आप लीजिए, जैसे कि पाचन तंत्र सही ढंग से कार्य ना करे तो शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाएगा। इसी प्रकार श्वसन तंत्र के बिना शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल सकती है। इसीलिए अंग तंत्र जो है वो जीव के जीवन और उसकी उत्तरजीविता के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संरचनात्मक संगठन एवं श्रम विभाजन। देखिए, श्रम विभाजन की अवधारणा क्या है। बहुकोशिकीय जीवों की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है श्रम विभाजन, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि शरीर की विभिन्न इकाइयां अलग अलग कार्यों में विशेषज्ञ होती हैं। कोशिका से लेकर उत्तक, उत्तक से अंग और अंग से अंग तंत्र तक प्रत्येक स्तर पर श्रम विभाजन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कोई भी एक इकाई शरीर के सभी कार्य नहीं करती है, बल्कि हर इकाई का अपना विशिष्ट कार्य होता है। दैनिक जीवन में भी हम श्रम विभाजन का उदाहरण देख सकते हैं। जैसे कि आप किसी विद्यालय में अलग अलग लोग अलग अलग कार्य करते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं, कार्यालय कर्मचारी प्रशासनिक कार्य करते हैं,
अन्य कर्मचारी व्यवस्था बनाए रखते हैं। इसी प्रकार शरीर के अंदर भी अलग अलग संरचनाएं अपने अपने कार्य करती हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विकासीय प्रवृत्ति एवं महत्व। देखिए, जीवों का जो संगठन है समय के साथ सरल से जटिल की ओर विकसित हुआ है। ठीक है, यानी कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर। प्रारंभिक जीवों में संगठन बहुत सरल था, लेकिन धीरे धीरे अंगों और अंग तंत्रों की जटिलता क्या हुई, बढ़ती गई, और इस परिवर्तन को विकासीय प्रवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, यह प्रवृत्ति हमें जीवों के विकास की दिशा को समझने में सहायता करती है। जैसे जैसे संगठन जटिल होता गया, वैसे वैसे जीवों की क्षमता भी बढ़ती गई। वे अपने वातावरण के अनुसार बेहतर ढंग से अनुकूलित होने लगे और अधिक प्रभावी ढंग से जीवन जीने लगे। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जैविक क्रियाओं का संगठनात्मक नियंत्रण। देखिए, जैविक क्रियाओं का संगठन। किसी भी जीवित शरीर के अंदर अनेक प्रकार की जैविक क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं, जैसे कि हो गया पाचन, श्वसन, रक्त परिसंचरण और उत्सर्जन। ये सभी क्रियाएं अपने आप अनियमित रूप से नहीं होती हैं, बल्कि एक निश्चित और सुव्यवस्थित संगठन के अंतर्गत संपन्न होती है। शरीर में प्रत्येक क्रिया के लिए विशेष अंग और अंग तंत्र मौजूद होते हैं, जो उस कार्य को करने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। उदाहरण के लिए लीजिए, जैसे कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया को ही देखें। ठीक है, जब हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले भोजन को ग्रहण किया जाता है, इसके बाद वो पाचन के विभिन्न अंगों जैसे कि मुख, आमाशय, आंत, ठीक है, इससे होकर गुजरता है। इन अंगों की सहायता से भोजन का पाचन होता है और उससे प्राप्त पोषक तत्व शरीर में अवशोषित कर लिए जाते हैं। अंत में जो अवांछित या फिर अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, उनका उत्सर्जन शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है वो निश्चित क्रम में होती है। ठीक है, यदि इस क्रम में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाए तो शरीर की सामान्य कार्य प्रणाली प्रभावित हो सकती है। उदाहरण के लिए आप लीजिए, यदि पाचन ठीक से ना हो तो शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाएगा, व्यक्ति कमजोर महसूस करेगा। इसी प्रकार श्वसन क्रिया में भी देखिए, ऑक्सीजन का ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन एक नियमित प्रक्रिया के रूप में होता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि जैविक क्रियाओं का यह सुव्यवस्थित संगठन जीवन को संतुलित, स्थिर और सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समन्वित कार्य प्रणाली। मानव शरीर या फिर किसी भी बहुकोशिकीय जीव के शरीर में पाए जाने वाले अंग और अंग तंत्र पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते हैं। वास्तव में वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं और आपस में सहयोग करते हुए कार्य करते हैं। शरीर की प्रत्येक क्रिया किसी न किसी अन्य क्रिया से प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए लीजिए पाचन तंत्र। पाचन तंत्र भोजन को पचाकर शरीर को पोषक तत्व और ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन इन पोषक तत्वों का सही उपयोग तभी संभव होता है जब श्वसन तंत्र द्वारा शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त हो। ठीक है, और इसी प्रकार रक्त परिसंचरण तंत्र इन पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। यदि इनमें से कोई भी एक तंत्र सही ढंग से कार्य ना करे तो अन्य तंत्र भी प्रभावित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए लीजिए श्वसन तंत्र। यदि श्वसन तंत्र ठीक से काम ना करे और शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन ना मिले तो कोशिकाएं ऊर्जा का निर्माण ठीक से नहीं कर पाएंगी। परिणाम स्वरूप क्या होगा, शरीर में थकान, कमजोरी और भी कई अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस प्रकार शरीर के सभी अंगों और अंग तंत्रों के बीच समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन, तालमेल अत्यंत आवश्यक होता है, और यही समन्वित कार्य प्रणाली बहुकोशिकीय जीवों को सुचारू रूप से कार्य करने और जीवन की जटिल प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक संचालित करने में सक्षम बनाती है। ठीक है, हमारा आज का लास्ट टॉपिक है बहुकोशिकीय संगठन का जैविक महत्व क्या है। देखिए, संरचनात्मक संगठन के लाभ। बहुकोशिकीय जीवों में संरचनात्मक संगठन का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब शरीर अनेक कोशिकाओं, उत्तकों, अंगों और अंग तंत्रों से मिलकर बना होता है तो यह संगठन जीव को अधिक जटिल और सक्षम बनाता है। इस प्रकार की संरचना के कारण विभिन्न कार्यों को अधिक कुशलता और प्रभावशीलता के साथ किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आप लीजिए, मनुष्य के शरीर में पाचन तंत्र भोजन को पचाने का कार्य करता है, श्वसन तंत्र गैसों के आदान प्रदान का कार्य करता है, और रक्त परिसंचरण तंत्र पूरे शरीर में पदार्थों का परिवहन करता है। जब ये सभी तंत्र मिलकर कार्य करते हैं तो शरीर की कार्य क्षमता काफी बढ़ जाती है। और इस संगठन का एक और महत्वपूर्ण लाभ आप यह भी कह सकते हैं कि यदि कोई शरीर का कोई भी एक भाग क्षतिग्रस्त हो जाए तो भी अन्य भाग अपना कार्य जारी रख सकते हैं। उदाहरण के लिए लीजिए कि यदि त्वचा का कोई छोटा हिस्सा घायल हो जाए तो भी शरीर के अन्य अंग समान रूप से कार्य करते रहते हैं। इसके अलावा बहुकोशिकीय संगठन जीव को अपने वातावरण के अनुसार अधिक आसानी से अनुकूलित होने में भी सहायता करता है, और यही कारण है कि जटिल जीव बदलती परिस्थितियों में जीवित रहने में अधिक सक्षम होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उच्च स्तरीय जीवन का आधार। बहुकोशिकीय संगठन वास्तव में उच्च स्तरीय जीवन का आधार माना जाता है। जिन जीवों में कोशिका का संगठन उत्तकों, अंगों और अंग तंत्रों के रूप में विकसित हो जाता है वे संरचनात्मक और कार्यात्मक दृष्टि से अधिक उन्नत माने जाते हैं। इस प्रकार संगठन जो होता है, ठीक है, वो जीवों को अधिक जटिल, ठीक है, आप कह सकते हो कि
एक तरह से अधिक जटिल और विविध प्रकार की जैविक क्रियाएं करने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए लीजिए जैसे कि मनुष्य हो गया और अन्य उच्च जीवों में तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र जैसे विकसित अंग तंत्र पाए जाते हैं जो कि शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित और समन्वित करते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय संगठन जीवों के विकास को भी दर्शाता है। जैसे जैसे जीवों का विकास हुआ वैसे वैसे उनके शरीर की संरचना और संगठन अधिक जटिल होता गया। यही संगठन जीवों को अपने वातावरण में सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत करने और अपनी प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने में सहायता करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बहुकोशिकीय संगठन ही जटिल और उन्नत जीवन का मूल आधार है। ओके, अब आता है हमारा संक्षेपण, यानी कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, आज का हमारा पहला टॉपिक था कोशिका से अंग तंत्र का संगठन। ठीक है, फिर हमने ऊतक यानी टिश्यू की अवधारणा समझे, फिर अंगों का निर्माण के बारे में हमने जाना, फिर अंग तंत्र का निर्माण एवं संगठन पर चर्चा की, फिर संरचनात्मक संगठन एवं श्रम विभाजन के बारे में जाना। उसके बाद हमने जैविक क्रियाओं का संगठनात्मक नियंत्रण किस प्रकार से होता है वो हमने देखा, एंड देन बहुकोशिकीय संगठन का जैविक महत्व समझा। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारा यही था। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।